सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। आज हमारा खुसूसी प्रोग्राम है। यौम स्याह मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तानी, हमारे कश्मीरी भाई सब मिलकर यौम स्याह मना रहे हैं, क्योंकि आज भारत ने वैसे तो यौम आज़ादी मनाने की बात की, मगर उसने वही किया जो बरतानवी राज में जिस तरह कॉलोनी बनाया गया था बरे सग़ीर को, बिल्कुल वही काम उसने कश्मीर के साथ किया। खुद कह रहा है आज कि जी हमने आज़ादी हासिल की बरतानवी राज से, लेकिन उसने वही काम जो बरतानवी राज ने किया था कश्मीरियों के साथ किया। पहले ही मकबूजा कश्मीर पर काबिज था और अब उसने अपने कानून के मुताबिक एक जवाज़ घड़ने की कोशिश की। तो वही याद ताज़ा हो गई जो 1947 से पहले जो कुछ यहाँ पर हो रहा था। मगर जुल्म जितना ज़्यादा हो, रात जितनी गहरी हो, अंधेरा जितना ज़्यादा हो, रोशनी की किरण और जज्बा, नीयत, इखलास उस सब को हिला कर रख देता है। बिल्कुल इसी तरह आप देखें, एक मुल्क, एक कौम, एक रियासत पाकिस्तान किस तरह खड़ी हुई, किस तरह कश्मीरियों के साथ खड़ी है, कश्मीरियों के साथ आवाज उठा रही है। और उससे आप फर्क देखें कितना पड़ा। आज जब कई सालों से आलमी ज़मीर, आलमी ताकतें सोई हुई हैं, मुर्दा हो चुकी हैं, इंसानी हुकूक की पामाली होती रहे, चाहे फ़लस्तीन में, म्यांमार में, कहीं भी लाखों लोगों का कत्ल होता चला जाए, किसी के कान पर जू नहीं रेंगती। ऐसे माहौल में पाकिस्तान ने आवाज उठाई। आप देखें कि कहा जाता है भारत इतनी बड़ी ताकत है और ओआईसी तक इस्लामी ममालिक से उसके ऐसे ताल्लुकात हैं, तिजारती ताल्लुकात, माशी ताल्लुकात, क्योंकि आज दुनिया में यही है। आज दुनिया में ताल्लुक सिर्फ माश का है, पैसे का है, दौलत का है। इंसानी हुकूक, इंसानियत खत्म हो चुकी है। कहीं आपको नाम नहीं मिलेगा। हमारे रिश्तों में आप देख लें आपको ये चीज नहीं मिलेगी, तो दुनिया से क्या एक्सपेक्ट करना। तो यही हाल हमारे आप देखें अक़वाम आलम का है और हमारे मुसलमान मालिक के जितने रहनुमा हैं उनका है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने जिस तरह मुकदमा लड़ा है, जिस तरह पाकिस्तान खड़ा है, आज आप देखें दुनिया भर में, खासतौर पे यूरोप में, लंदन में, इटली, कई दूसरे ममालिक में आप देखें जिस तरह भारतीय हाई कमीशन के सामने जो मुजाहरा हुआ, तारीखी मुजाहरा हुआ, इतनी बड़ी तादाद में आप देख लें। उससे बड़ी बात, यूनाइटेड नेशंस में आज मामला उठ चुका है, सलामती काउंसिल में मामला पाकिस्तान उठाने में कामयाब हो गया। और ये छोटी बात नहीं, 50 साल बाद कश्मीर का मामला दोबारा सलामती काउंसिल में जा रहा है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सबसे अहम बॉडी है। वहां पर बहस हो सकती है, वहां पर करारदाद आ सकती है। यह मामला आप देखें कि 50 साल के बाद फिर इंटरनेशनलाइज हो गया है। जिस तरह पहले भारत इस मामले को लेकर गया था खुद अक़वाम मुत्तहिदा में 1949 में, और उसके बाद जंगबंदी हुई और फिर ये मामला इंटरनेशनल था। फिर शिमला मुआहिदा 1972 में होता है कि जनाब दोनों भारत और पाकिस्तान मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। आज मोदी ने जो खुद कदम उठाया और कहा नहीं पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, बस हम इसको हथिया रहे हैं, पहले ही हथियाया हुआ था, लेकिन चले कानूनी तौर पर इस पर हम कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद आप देखें कि क्या होता है कि अब यह मामला फिर पूरी दुनिया में उजागर हो गया है। हर जगह एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंसानी हुकूक की तंजीमें सब इस पर बात कर रही हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल जरीदे और मीडिया इस पर लिख रहा है। भारत मजबूर हो रहा है, परेशान हो रहा है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं जनाब असद खरल साहब, और आज से हम एक खुसूसी सेगमेंट भी शुरू कर रहे हैं जो कि असद खरल साहब सामने लेकर आएंगे, बहुत ही ख़ास है, उस पर हम कुछ देर बाद बात करेंगे। और बाबर डोगर साहब भी मेरे साथ हैं, और इसी वाले से आज हमने बात करनी है। आज हम कश्मीरियों के साथ हैं, तमाम पाकिस्तानियों के साथ हैं, और जो भी मजलूम है उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। लेकिन अभी ताज़ा तरीन क्या डेवलपमेंट्स हैं, रिपोर्ट देखिए। आज LOC पर फिर भारत ने बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हुए। जवाबी फिर कार्रवाई हुई। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहले ही कहा था कि भारत हमले की तैयारी कर रहा है और उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, तो फिर जवाबी कार्रवाई में 5 भारतीय फौजी मारे गए और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। असद खरल साहब, आप क्या समझते हैं सलामती काउंसिल में मामला जाना? भारत तो बड़ा, उसका मीडिया, उस पर हमने बात करनी है, कितना झूठा है, मक्कार है, जानिबदार है, जो भी आप लफ्ज़ कह लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होगा और हो रहा है।
ये सिफारतकारी के तौर पर एक बहुत बड़ी फतह नहीं पाकिस्तान के लिए, 50 साल बाद फिर ये मामला इंटरनेशनलाइज हो जाना? उसामा साहब, मैं समझता हूँ कि बिल आखिर जिस तरह के आपको याद होगा, और नाज़रीन भी जो प्रोग्राम देखते हैं हमारा दुनिया भर में और पाकिस्तान में, आपने जब पूछा था, मैंने डोगर साहब ने, आपने यही बात, बल्कि मैंने इस पे बड़ा फर्म था, मैंने कहा अब जब ये 370 आर्टिकल और जो वसीयत ख़त्म की गई थी जी जी, तो वो आपने सवाल किया था कि अब क्या होगा, तो मैं कि अब इसका फ़ायदा अल्टीमेटली जो मजलूम कश्मीरी हैं उनको होगा कि बिल आखिर उनकी अब सुनी जाएगी जल्दी, जो 70 साल से 72 साल से जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे हैं, अब ये अल्टीमेटली उनकी जल्दी सुनवाई होने वाली है। और यही वजह है, जिस तरह आपने बताया कि 50 साल बाद भारत के कब्जे का मकबूजा कश्मीर के ऊपर जो गासबाना कब्जा तो उसने कर रखा हुआ है 72 साल से, लेकिन 50 साल बाद उनकी जो रेजोल्यूशन भी आई, ये चला गया है सलामती कौंसिल में, और इतनी बड़ी ये शिकस्त है भारत की और पाकिस्तान की, इतनी बड़ी फतह है, शायद कि किसी तरीके से भी जितना भी इसको अप्रिशिएट किया जाए, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और उसमें रोल पाकिस्तानी अवाम का, उसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान का, हमारे इंटेलिजेंस इदारों का, और बिलखसूस जो मौजूदा हुकूमत है, जो सिविलियन गवर्नमेंट है, जिसके प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री इमरान खान है, जिनके भारत के साथ कोई कारोबार नहीं है, उनके कोई रिकाबत कारोबारी शराकतदारी नहीं है जी, उनकी कोई कमजोरी नहीं है जी। और यही वजह है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल का कल इस मामले पे इजलास होना और बंद दरवाजे के पीछे, जिस तरह सदर जो यूएनएसओ जो अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के जो प्रेसिडेंट जोआना रोनेका, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये बंद दरवाजे के पीछे 16 अगस्त को ये मामला ज़ेरे बहस आएगा, सही। अब मुझे ये बताएं, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है कि जो भारत, जो हमसे कई गुना रकबे के लिहाज से बड़ा है, आबादी के लिहाज से बड़ा है, इन्वेस्टमेंट वहां पे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज की बहुत सारे मुल्कों के स्टेक्स हैं, इस भारत के बहुत ज्यादा मुल्कों के अंदर स्टेक्स हैं, तो पाकिस्तान से हर लिहाज से वो बड़ा है, लेकिन एक लिहाज में वो बहुत पीछे है, जज्बा ईमानी उसके पास नहीं है। उसके फौजी जान देने की आरजू नहीं करते। हमारे फौजी जवान और हमारे पाकिस्तानी शहरी अल्हम्दुलिल्लाह 20 करोड़ 22 करोड़ आवाम जो हैं वो शहादत की आरजू लिए फिरते हैं, सही। हमारे जो मुजाहिदीन है, चले उसको तो एक सेगमेंट साइड पे चली गई ना बात जी जी जी, लेकिन हर पाकिस्तानी शहरी कश्मीर के लिए, शहादत के लिए वो बेताब है। अब मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम भारत से बहुत आगे हैं, फजाई हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जज्बा है, आपने देख लिया जिस तरीके से उनके जहाज उड़े और जो उनके साथ दुर्गत बनी जी जी, ये इस हवाले से। उसके बाद जो जज्बा है, जो रिसोर्सेज हैं और जो शहादत की आरजू है, बिल्कुल इसी तरीके से कश्मीर के जो लोग हैं जी जी, मैं समझता हूं उनको हमें आज खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए कि बिल आखिर उनकी कुर्बानियां जो थी वो रंग ले आई हैं बेशक, और वो कहते हैं ना शहीदों का खून रंग लाएगा। आज उसामा साहब, पाकिस्तान तो है ही उनके साथ, पाकिस्तान की तो वो शाहरग है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आपने देखा शायद 14 अगस्त इतना जोशो जज्बे से, जोशो खरोश से या इस तरीके से हम नहीं मनाते, बल्कि उससे भी बढ़कर पाकिस्तानियों ने 15 अगस्त को साबित किया है कि आज यौम स्याह है, सॉलिडेरिटी है, परचम है, इमारतों पे वो सारी चीजें बिल्कुल से। लेकिन ये जो सारा मामला हुआ है इसके ऊपर मैं समझता हूं कि अब ये जो मामला रुकने से भी नहीं रुकने वाला, अब बिल आखिर इसका लॉजिकल एंड होगा और उनको हक मिलेगा जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन के मुताबिक। सही। अच्छा, इस पर आते हैं, मुझे ये बताएं बाबर डोगर साहब कि यही वजह थी जो सलामती कौंसिल में मामला चला गया, उसने जाहिर है भारत ने बड़ी कोशिशें की होंगी कि स्टेज तक भी ना जाए, रशिया, दीगर ममालिक, फ्रांस हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, ये सब तो उनके साथ हैं, उसके बावजूद ही मामला चला गया। ये जुंजलाहट में भी उसने ये LOC पर कार्रवाई की है और 3 फौजी जवान जिसमें हमारे शहीद हुए, फिर उनको भी सबक मिल गया कि 3 उन्होंने हमारे शहीद किए तो 5 उनके भी मारे गए थे।
उसामा साहब, ऑफ कोर्स मोदी गवर्नमेंट जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार तो है। जिस तरह से इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है, जिस तरह से सारी दुनिया की उस पर प्रेशर आ रहा है, जो शायद इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, प्रेशर बहुत ज़्यादा आया है। यूएनओ ने की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उन्होंने कल अपना इजलास बुला लिया है। अब सबसे बड़ा इम्तहान पाकिस्तान का कल है। ये पहली डिप्लोमेटिक फतह है पाकिस्तान की कि हमने एक दरख्वास्त दी, चाइना ने हमें सपोर्ट किया और कल एक इजलास उन्होंने बुला लिया। अब देखते हैं कि कल क्या कैसे पाकिस्तान अपना केस वहाँ पर प्लीड करता है और उसके साथ साथ कल कोई इसको वीटो तो नहीं करता। ये भी बहुत बड़ा इशू है कि कल कोई जॉइंट रेजोल्यूशन उस पर सामने आती है या नहीं आती। ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। ये कल ही देखा जाएगा, क्योंकि फ्रांस का जो अभी तक रिएक्शन आया वो बड़ा नपातुला सा रिएक्शन है। उसमें उन्होंने दो केस को उन्होंने ये भी कहा कि इसको शायद डिले कर देना चाहिए था, इतनी जल्दी नहीं बुलाना चाहिए था। और इस पे उन्होंने ये भी है कि इस पे और भी इशू साथ शामिल किए जाने चाहिए थे। तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि कल क्या फ्रांस का कैसे रिएक्ट करता है। क्योंकि एक चीज़ तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि इंडिया के तमाम सलामती कौंसिल के जो बड़े बड़े ममालिक हैं, इनके साथ बड़े अच्छे जो बिजनेस रिलेशनशिप हैं वो सबको पता है। और आज की दुनिया में सबसे बड़ा रिलेशनशिप जो है वो बिजनेस रिलेशनशिप है। ये बिजनेस रिलेशनशिप था जिसकी वजह से यूएई जो है उसने इंडिया को सपोर्ट किया। सऊदी अरब से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह से उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। बाकी जो मुसलमान ममालिक थे उनसे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उन्होंने इस तरह से जवाब नहीं दिया। तो बहल इसका बेड़ा तो पाकिस्तान ने उठाना है। उसामा साहब, एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं, कल यूएनओ के इजलास में जो भी होता है अल्टीमेटली कश्मीरियों की आवाज़ पाकिस्तान ने उठानी है। और एक और चीज़ दुनिया को मैं ये बता दूं कि लीग ऑफ नेशन जो थी उसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि दुनिया के ताकतवर जो मुल्क थे उनके सामने वो बेबस हो गई थी, नाकाम हो गई थी। और अगर 1 करोड़ मुसलमान उन पे यूएनओ कुछ नहीं करती तो फिर इसके भी वजूद का किसी गरीब मुल्क को कोई फायदा नहीं है। उसामा साहब, ये भी फिर नाकाम होगी और दुनिया में आने वाले दिनों में जो ताकतवर मुल्क हैं उनको मजीद तकवीयत मिलेगी। तो एक चीज दुनिया को कल हमने क्लियरली बता देना है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर भी ये बात कर रहे हैं। और अगर दुनिया इंडिया को ना रोक सकी तो फिर इस खिते में कुछ भी हो सकता है। ये जिससे सारा बिजनेस का जो प्रेशर है ना कि इंडिया में बहुत बड़े स्टेक्स हैं, ये सारे स्टेक्स धरे के धरे भी रह सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी कौम ने तो अहद कर लिया है, उन्होंने तो फैसला कर लिया है कि वो अपने खून के आखिरी कतरे तक कश्मीर के साथ खड़े हैं और कश्मीर के साथ लड़ेंगे। आज जो रिएक्शन पाकिस्तान में आया, आज जिस तरह से लोग बाहर निकले, जिस तरह से सारी दुनिया में मुसलमान खास तौर पे कश्मीरी और पाकिस्तान के जो लोग हैं जिस तरह से वो बाहर निकले हैं, इससे हमने दुनिया को क्लियरली ये बता दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल यही बात जो आपने कही, इसको आगे लेकर मैं जाना चाह रहा हूँ। असद खरल साहब, ये जिस तरह यौम स्याह मनाया गया है ये तो तारीखी है। जिस तरह का बरतानिया में एहतजाज हुआ है, हिल के रह गया वहां पर हाई कमीशन भारत का, यूरोप पूरे में एहतजाज हो गया, इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है, मीडिया को कवर करना पड़ गया। वो मीडिया जो भारत के साथ है, जिसके स्टेक्स हैं, बीबीसी देखें आप, एमनेस्टी इंटरनेशनल वर्ल्ड बॉडी है, उसको कहना पड़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की तंजीम पहले कह चुकी है, दीगर न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा जा रहा है, अमरीकी अखबारों में, इंटरनेशनल जरीदों में, रशिया का आप देख लें, जितने बड़े बड़े दुनिया के इदारे हैं उन सबको ये कहना पड़ गया कि वाकई ये तो ऐसे लग रहा है कि पूरी दुनिया में यौम स्याह हो गया है। उसामा साहब, आपको ये अंदाज़ा नहीं है कनाडा में कितना बड़ा एहतजाज हो रहा है। कनाडा के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है। वहाँ से जो कॉलें आ रही हैं, वहाँ से जो लोगों की पार्टिसिपेशन है, जिस तरह वो पिक्चर्स भेज रहे हैं, वीडियो में भेज रहे हैं, जिस तरह बरतानिया में आपने बताया देखा कि शायद ही किसी मुल्क के बारे में, यानी एक भारत के खिलाफ इतनी बड़ी एजिटेशन हुई, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आपको पता है पहले 16 जो पार्लियामेंटेरियन है वहाँ पे उन्होंने भी एक ख़त लिखा। फिर अभी मेरी शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारजा, उनसे कल बात हो रही थी, तो उन्होंने ख़त भी जो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के जो प्रेसिडेंट जो उनको जॉन नोरेंका को लिखा है, वो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। मैं समझता हूँ वो ख़त अगर आप पढ़े ना
जो खातून ने शेयर भी किया और हम प्रोड्यूसर साहब को मैंने भेजा है, अगर बाद में हम स्क्रीन पे भी शायद इसको दिखा सकें। इस खत के अंदर इतना ज़बरदस्त मुकदमा उन्होंने पेश किया है ना उसामा साहब। अच्छा, ये अचानक से ये कोई छोटी बात नहीं है अचीवमेंट कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का मकबूजा कश्मीर, जिन बेचारों की 72 साल से कोई आवाज़ नहीं सुन रहा था, और हर रोज़ वहाँ पे लाशें भी गिर रही थी, असमत दरी की वारदातें भी हो रही थी, बच्चों को घरों से उठा के मारा जा रहा था, स्टूडेंट्स को मारा जा रहा था, बुजुर्गों को सरे बाजार जिस तरह तशद्दुद किया जाता था, खवातीन के सरों से जिस तरह चादरें खींची जाती थी। उसामा साहब हर रोज बस 72 साल से। उसके बाद यूएनओ ने इसके ऊपर बाकायदा हक़ खुद इरादियत की खुद करारदाद सिक्योरिटी काउंसिल ने की। ये जो खत लिखा उन्होंने, उसमें पूरे जिस तरह इमरान खान साहब की कल स्पीच थी, देखिए इमरान खान साहब की स्पीच कुछ छोटी बात नहीं है। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में, वो कहते हैं क्लासिकल, जिस तरह चित्रौल की, उन्होंने कहा कि मैं 22 करोड़ आवाम का मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, और आप ये अगर समझेंगे कि हम खामोश रहेंगे, न्यूक्लियर पावर भी है, और अगर हमें धकेला गया और अगर हमें भारत ने मजबूर किया सही, तो फिर हमें पीछे नहीं पाएंगे। ये छोटी बात नहीं है। वो कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। ये दुनिया क्यों इस पे इजलास क्यों कॉल हुआ? ये इजलास 3 दिन पहले 13 अगस्त का ये लेटर है 3 सफ़े का, जो हमारे वजीर खारजा ने लिखा अक़वाम मुत्तहिदा को। उसके बाद कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की स्पीच है, फौरी इजलास कॉल होता है, और कल इजलास कॉल हो रहा है। क्योंकि जो बाबर साहब ने कही है ना बात स्टेक्स की, स्टेक तो सारे बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। मुझे ये एक सिर्फ सवाल, जो सॉलिडारिटी की बात है वो तो पूरी दुनिया ने देखा, मीडिया ने दिखाया, पाकिस्तान नहीं, पूरे आयोग जो मकबूजा कश्मीर में ब्लैकआउट, आजाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान में, और इस तरह ऐसे लग रहा था जैसे कोई यूके में कोई मामला आ गया है, जिस तरह बरतानिया में कोई इशू आ गया है, इस तरीके से लग रहा है जैसे कनाडा में इशू आ गया है, अमेरिका के अंदर लोगों की रिजेंटमेंट पाई जा रही है पूरी दुनिया भर में। और आपको एक और बात अहम, बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर जो अहम वजारतें हैं, इवन के अगर मैं गलत नहीं, शायद वजीर डिफेंस भी वो सिख हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ है कि जो खालिस्तान तंजीम जो वो लाइमलाइट से चली गई थी, बैक बर्नर पे गया, खालिस्तान तंजीम भी इतनी बड़ी एक्टिव हो गई है, सही, उनको वो कह रहे हैं कश्मीरियों का भी साथ है और हमें भी किया जाए। बाकी जो तहरीकें हैं वो उठ रही हैं। बड़ी बात मामला ये है कि ये जो 7 लाख पहले फौज, 1,80,000 बाद में फौज वहां पे जो भेजी गई है, और ये सारी जो चीजें की गई हैं, मुझे ये बताएं कि अब कल जो इजलास कॉल किया गया है, जो स्टेक्स की बात कर रहा है, सॉरी स्टेक्स की बात, मुझे ये आज गाय एक जानवर है, उसको अगर बंदा काटता है, एक सेकुलर स्टेट जो भारत की बात करते हैं, वो तो उसका चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। अगर गाय काटने वाला, जो उसका गोश्त खाने वाला, उसको वो काटेंगे, उनकी जबानें काटेंगे, आपको पता है वीडियो हमारे पास ऐसी ऐसी वो चला नहीं सकते, आपने शायद देखी हो। वो तो दूर की बात है, आप मुसलमान में अहम बात जो बाहर की जो स्टेट्स की बात करते हैं, क्या कोई फॉरेन एम्बेसीज कितनी है भारत के अंदर, सफारत खाने इंडिया के अंदर कुछ सैकड़ों होंगे, क्योंकि 200-300 अगर मुल्क हैं तो हर मुल्क का सफारत खाना होगा ना वहां पे। उनके डिप्लोमेट्स क्या गाय का गोश्त नहीं खाते? खाते होंगे ना। क्या अगर वो गाय का गोश्त वहां पे जो आज खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं, वो खाते पकड़े गए और उनको किसी इसी तरह हिंदू इंतहा पसंद ने कत्ल कर दिया, उनको काट दिया जिस तरह मुसलमानों को रोज गाजर मूली की तरह काट देंगे, तो क्या वो फिर आवाज उठाएंगे? क्या दुनिया के अंदर जानवर जो सोचना चाहिए, एक मज़ाहिब का क्या एहतराम है? ब्रेक से इंसानी हकूक है, यूरोपियन यूनियन की तंजीमें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल मीडिया, इवन के भारतीय मीडिया भी, वो भी भारत के मोदी सरकार के इस जो फोबिया है उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। आप ये कह रहे हैं आपके मुसलमान ममालिक वहां पे गाय नहीं खाते, उनको नहीं नजर आ रहा कि वहां पे मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है? किसी एक मुसलमान के ऊपर स्टेटमेंट आई है? कौन से मुसलमान की आई है? आप उसके बाद $75 अरब का सऊदी अरब उनसे बिजनेस कर रहा है, यूएई ने बिजनेस की बुनियाद पर आपके हक में बात करने से इनकार कर दिया, अफगानिस्तान ओपनली आपको अपोज कर रहा है, बांग्लादेश आपके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। ये बिजनेस चेक नहीं है तो और क्या है?
क्या क्या इसको आप कहेंगे? कौन सा रिश्ता आपके भारत के साथ, क्या रिश्ता है उनका? तो फिर आप जो अमेरिका के प्रिंसिपल्स की बात करता है वो इंसानी हकूक की बात करता है, भारत की बात हो रही है, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। क्या आपने मजहब के बंद किया हुआ है? आप कश्मीर 11 दिन से जेल में आपने मजहब के मुताबिक अगर बंदा कुर्बानी करता है, जहाँ गोश्त खाता है, एक पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कोई उसकी मुझे ये बता दो। ये पाकिस्तान और चाइना का स्टेक था, तो उसको यूएनओ में ले गए हैं। मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं, मैं अभी भी ये उम्मीद कर रहा हूं कि कल यूएनओ कोई करारदाद पास करेगी, जिसको मुझे बहुत कम है जिसकी उम्मीद अभी भी, क्योंकि जिस तरह से इंडिया के साथ आपके अपने मुसलमान मुल्क आपके साथ खड़े नहीं हो रहे और आप दूसरों से आप उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि वो आपके हक में खड़े हो जाएंगे। उनका मीडिया जरूर आवाज उठा रहा है, लेकिन किसी हुकूमत ने हुकूमती लेवल पर ओपनली इसके खिलाफ बात नहीं की। ओआईसी का कह चुके हैं कि उसका इंतहाई भोंडा किरदार है, उसका इंतहाई शर्मिंदगी वाला किरदार है, वो तो आपने देख लिया। फिर वो ममालिक जिसके अरबों डॉलर, देखिए भारत सबसे ज्यादा खतरे में है, भारत खालिस्तान तंजीम सर उठा रही है, वहां पे अकेले लड़नी है, अपने दम पे लड़नी तो लड़ रहा है पाकिस्तान। ये आप याद रखें, और ये एक लंबी लड़ाई है। कश्मीरी लड़ रहे हैं, आप अंदाजा लगा लो सामा साहब, वो इलाका जो 11 दिन से जिसको लॉकडाउन किया हुआ है, 11 दिन से लोगों को वहां पर खुराक नहीं मिल रही, खुराक की शदीद कमी है, लोगों को अस्पताल जाने नहीं दिया जा रहा, लोग बेचारे वहां पे बीमारियों से मर रहे हैं, लोगों को नमाज नहीं अदा करनी दी, लोगों को ईद नहीं मनाने दी गई, वहां पर जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बदतरीन वायलेशंस हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, इस कर्फ्यू की आड़ में उन्होंने लिस्टें बनाई हुई थी, उन्होंने बेतहाशा एक्टिव लोग जो थे, जो कि मूवमेंट के एक्टिव लोग थे, उनको अरेस्ट करके नामालूम मुकामात तक पहुंचा दिया गया है। ये कर्फ्यू जो था, बिल्कुल सही है, कम से कम 1300 लोग जो है वो गिरफ्तार करके, तादाद बहुत ज्यादा है, ब्रेक के बाद आज की दुनिया में आपको कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि स्याह किरदार किस तरह से है भारतीय मीडिया का, इतना झूठ, और अब इसीलिए इंटरनेशनल मीडिया उनको सीरियस लेता ही नहीं है। ब्रेक के बाद अब पता चला, अब पता चला। इंटरनेशनल मीडिया में फिर भी काफ़ी हद तक आवाज़ उठ रही है मकबूजा कश्मीर में, कश्मीरियों के हक में, और पूरी दुनिया में मामला उठाया जा रहा है। लेकिन जो भारतीय मीडिया है अजीबोगरीब है, बिल्कुल आरएसएस जिस तरह हम कहते हैं कि उसने कब्जा किया हुआ है, मोदी का कब्जा है, बिल्कुल वही हाल है। यानी आज भी आप देख लें, कहा जा रहा है कि जनाब ये एक सलामती कौंसिल में मामला कैसे चला गया, जबकि 15 अगस्त को तो बड़ा अमन था, यानी सब जगह बंद है और उसके बावजूद ये कहा जा रहा है। बाबर डोगर साहब, ये जो भारतीय मीडिया है इसका तासुब, झूठ, प्रोपेगेंडा, जिस तरह हमने 27 फरवरी को देखा था, वो जी F-16 गिराया, वो सारी उनकी सुबकी हुई, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा। इससे क्या भारत को खुद नुकसान नहीं कि कोई भी जी शऊर शख्स, अक्ल समझ रखने वाला शख्स, वो बिल्कुल किसी भी उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा, कल को शायद अगर वो सच भी बोले फिर भी यकीन नहीं करेगा। उसामा साहब, भारतीय मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी जो है खो चुका है, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। वो सिर्फ वही बात करता है जो नरेंद्र मोदी बात करता है। इस वक्त भारतीय मीडिया के जितने बड़े बड़े मालकान हैं, जो बड़े बड़े मीडिया के जितने भी मालकान हैं, वो सारे मोदी गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं। भारतीय मीडिया वही जुबान बोल रहा है जो जुबान मोदी की है, वही जुबान बोल रहा है जो जुबान आरएसएस की है। अगर आप उनकी बातें सुने तो वो तो वहां पर कश्मीर के सारे इशू को जायज डिक्लेयर कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि वहां पर कर्फ्यू है ही नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कश्मीर में बिजनेस यूएल का है, रूटीन के मुताबिक वहां पर बिजनेस चल रहा है। वहां वो तो ये बात कर रहे हैं कि कश्मीर में कोई इशू है ही नहीं है। आप इंटरनेशनल मीडिया देख लें, आप न्यूयॉर्क टाइम देख लें, वाशिंगटन पोस्ट देख लें, बीबीसी देख लें, आप गार्डियन देख लें, दुनिया का कोई चैनल, दुनिया का कोई अखबार देख लें, वो आपको एक ही पिक्चर पेश कर रहा है कि कश्मीर में 1 करोड़ मुसलमान जो हैं उनको 11 दिनों में कश्मीर उनके लिए एक पिंजरा बना दिया गया है। 11 करोड़ मुसलमानों को वहां पर कैद किया गया हुआ है। हर घर के आगे एक फौजी खड़ा हुआ है। कश्मीर में आप इंडिया के अंदर जो नारे लग रहे हैं, आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितनी शर्म की बात है कि इस महजब दुनिया में, इस सिविलाइज्ड वर्ल्ड में, इंडिया के अंदर ये बातें हो रही हैं कि अगर तुम्हें औरतें चाहिए तो कश्मीर जाओ। वहां पर इंडिया के सीएम, आप हरियाणा के सीएम देख लें,
उनकी ये स्टेटमेंट आई है कि जनाब यहाँ पर आरएसएस के जो वर्कर्स हैं अगर वो गोरी चिट्टी बीवियाँ चाहते हैं तो वहाँ पर चले जाएं कश्मीर में। और इस तरह आज भी दुनिया में आप मुझे बताएं जिस तरह से वहाँ पर ख़वातीन का रेप हो रहा है, जिस तरह से लोगों को फौज जो है स्टेट ओन्ड टेररिज्म वहाँ पर हो रहा है, एक रियासती दहशत गर्दी हो रही है और सारी दुनिया जो वो आंखें बंद करके बैठी हुई है। उसामा साहब, जुल्म की हुकूमत ज्यादा नहीं चल सकती। ये मैं आपको एक बात बता दूं, अगर दुनिया ये समझती है कि भारत को हम खुली छुट्टी दे देंगे और कश्मीर पे वो जो दिल करता है करता रहेगा, तो ये ज्यादा चलने वाली बात नहीं है। एक चीज मैं बार बार कह रहा हूँ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं और बड़ी खुलकर बात कर रहे हैं। दो कि आपके फॉरेन मिनिस्टर थोड़ा सा जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो इस एक्सटेंट पर नहीं जा रहे, लेकिन आपके आर्मी चीफ ने भी बड़ी खुलकर बात की है कि अगर इंडिया को खुली छुट्टी दी तो फिर इस खित्ते में अमन की कोई गारंटी नहीं दे सकता, फिर इस खित्ते में अमन की कोई गारंटी नहीं दे सकता, फिर कुछ भी हो सकता है। उसामा साहब, ये एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये नहीं हो सकता कि कश्मीरी औरतों की अजमतें हमारे सामने लुटती रहे, आरएसएस के गुंडे वहां पर जाकर ख्वातीन को उठाते रहे और पाकिस्तान खामोशी से बैठा तमाशा देखता रहे। ओआईसी के बाकी मुल्क देख सकते हैं, हम नहीं देखेंगे। हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं, पाकिस्तान के पास न्यूक्स हैं। हम बार बार ये कह चुके हैं कि ये एटम बम हमने शिबरात पर चलाने के लिए नहीं रखा, तो शायद ये इसी दिन के लिए रखा हुआ है कि अगर इंडिया बाज ना आया तो फिर। और एक और चीज उसामा साहब, एक चीज क्लियर है, आप ये समझें कि कश्मीर में जो कुछ चलता रहेगा और हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, ये या बात यहाँ पर खत्म नहीं होनी। मोदी आपका पानी भी बंद करेगा, मोदी आप पर अटैक भी करेगा। मोदी जो है वो एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है, वो एक माइंडसेट है जो इस खित्ते में माइनॉरिटीज को खत्म करना नजर आ रहा है, वो स्टेप आगे लेता जा रहा है। स्टेप आप देख लीजिएगा, अगला स्टेप पाकिस्तान है हर हवाले से। वो इकोनॉमिकली आप देखिए पिछले 5 साल मोदी गवर्नमेंट पूरा जोर लगाती रही कि पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट कर दे। जी ऐसे पाकिस्तान के खिलाफ हर 15 दिन के बाद एक यूएनओ में रेजोल्यूशन जाती थी ताकि जनाब जैसे मोहम्मद को जीत कर जब दोबारा आया पाकिस्तान पर सैंक्शन लगाई जाए, एफएटीएफ में पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की गई। अब वक्त हो गया है खरल कहानी का। बात क्या है खरल साहब आज? देखिए उसामा साहब, बात यह है कि कल ये इजलास हो रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास, जो कि कल न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक 7 बजे शाम 10 बजे और पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक यानी शाम 7 बजे वहाँ पे हो रहा है। इसके अंदर 5 जो मुस्तकिल मेंबर हैं, जिसमें अमेरिका है, जिसमें रशिया है, जिसमें चाइना है, जिसमें बरतानिया है और जिसमें फ्रांस है, ये आपस में बैठ के एक मुशावरत करेंगे कि ये जो क्या इसके आगे फर्दर स्ट्रेटजी होगी। इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन पहला तो ये है, जो हमारी ज़राए से भी बात हुई है, या जो अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ज़ाहिर बात है आखिरी वक्त तक भी कुछ भी तब्दीली हो सकती है। अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं, रशिया के जो नैब मंदूब है अमेरिका में न्यूयॉर्क में, उन्होंने वाज़ा तौर पे कहा है कि हम कश्मीर के हवाले से उसकी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में उसकी सपोर्ट करेंगे। चाइना ऑलरेडी आपको पता है वो तो खुद फ्रीक है, मुतासरा फ्रीक है इवन के लद्दाख के हवाले से। उसके बाद अमेरिका जो हमसे अफगानिस्तान से फौजी इनखला की भीख मांग रहा है, क्या वो मुखालफत कर सकता है? लॉजिकली बात है ना। उसके बाद आ जाता है बरतानिया के अंदर कल ही अभी सईदा वारसी ने कहा कि ये रेप करने की जो बात की है ना, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। और 16 पार्लियामेंट, आपको पता है बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर मेरा ख्याल है दुनिया के किसी भी मुल्क में इतनी ज्यादा तादाद जो मुस्लिम्स की और जिनके अक्सरियत तादाद बल्कि है ही सारे मेजोरिटी इंडिया से नहीं बल्कि कश्मीर से है, 16 लोग जिन्होंने रेजोल्यूशन लगाई, क्या वो मुखालफत करेगा? आगे बात फ्रांस की। फ्रांस के ऊपर मैं इसलिए कह रहा हूं, उसके अंदर डाउट्स हैं। डाउट्स क्या है कि जब पुलवामा अटैक के इल्ज़ाम लगा था भारत के ऊपर और उसने जो एयर स्ट्राइक की थी, जो पूरी दुनिया ने देखा, तमाशा लगा बालाकोट के अंदर, उस पर जब सवाल किया गया था तो फ्रांस का जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आया था, जो उनका मौक़िफ़ सामने आया था, उन्होंने कहा था यानी भारत के झूठे इल्ज़ाम को उन्होंने सपोर्ट आंखें बंद कर किया।
उनका जी चूंकि पाकिस्तान ने बालाकोट पे अटैक किया जो साबित नहीं हुआ, इसलिए रिएक्शन में उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में बालाकोट पे स्ट्राइक की, जो कि वो भी सारी चीजें सामने आ गई। लिहाजा जो फ्रांस है उसका किरदार अभी तक मशकूक है। फिर उसके बाद अगर ये वीटो नहीं होता पहले स्टेप पे, तो जाहिर बात है इस पे फिर 2-3 चीजें हो सकती। फौरी तौर पर ये हो सकता है कि इसको फर्दर स्ट्रेटजी के लिए आगे जिस तरह 200 के करीब ममालिक है उनको बहस के लिए एक आगाज हो जाएगा, उसके बाद फिर वापस आएगा। फिर उसके बाद अगला ये हो सकता है ऑप्शन के वीटो अगर पहले नहीं होता, अभी कोई भी 5 में से एक भी वीटो कर दे, तो देन तो आगे ये मामला बढ़ेगा ही नहीं, वहां पे खत्म हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन है कि अगर वहां पे खत्म नहीं होगा, कि जब बाहर आके जिस तरह एक ज्वाइंट स्टेटमेंट या एक मुश्तरका अलामिया कहते हैं कि ठीक है जी हम इस पे आगे फर्दर बात करते हैं और दोनों को रिस्ट्रेन करना चाहिए दुनिया की और खित्ते की सलामती के लिए, तो ये है फिर मुल्कों को जाएगा। लेकिन उसके बाद भी एक ऑप्शन फिर भी रहेगा, जब वापस आएगा तो फिर भी करारदाद के अंदर वीटो का ऑप्शन तो हमेशा रहता है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक जो चीजें चल रही हैं, सवाए फ्रांस के बाकी जो मुल्क हैं, मुझे वो इसको मेरा नहीं ख्याल के वीटो इस स्टेज पे फौरी करेंगे। फ्रांस के हवाले से पाकिस्तान हुकूमत को, पाकिस्तान के जो चाइना अलाइज हैं, बाकी जो ममालिक हैं, तुर्की को उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करवाना चाहिए पाकिस्तान को, सऊदी अरब के जरिए बाकी ममालिक के लिए। तो लिहाजा अगर फ्रांस भी पहले स्टेप पे वीटो नहीं करता तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी कामयाबी है और ये इशू अलाइव हो जाएगा। और जब अलाइव होगा तो फिर दोबारा जब 200 ममालिक इन्वॉल्व तकरीबन हो जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल है वीटो करने की भी किसी की हिम्मत नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूं अभी तक ये जो चीज़ें सामने आ रही, कल जो इजलास हो रहा है शाम 7 बजे पाकिस्तान वक्त के मुताबिक, तो मैं तो अच्छी खबरों की उम्मीद रख रहा हूँ। बाकी जारी बात है अब इसके अंदर सफारती हमारी किस हद तक कामयाबी होती है। जी बहुत शुक्रिया असद खरल साहब, और मैं समझता हूँ बड़े अच्छे तरीके से वाज़े तौर पर सारे स्टेप्स भी आपने बता दिए हैं और किसका क्या किरदार हो सकता है वो भी आपने बता दिया है। तो इससे मुझे भी बहुत चीज़ ये समझ आई है कि किस तरह से कल ये मामला आगे बढ़ सकते हैं। तो कल की अगर बात करें बाबर डोगर साहब, कल क्या होने जा रहा है? जिस तरह आज यौम स्याह था, तो कल अगर ये कह दें कि यौम रुसवाई भी हो सकता है कल? उसामा साहब, इसको हम यौम रुसवाई नहीं कह सकते। देखिए पाकिस्तान अल्टीमेटली इसको यूएनओ में ले गया है, यूएनओ ने उस पर एक सेशन बुला लिया है। कल उससे वहाँ पर जो 5 बड़े ममालिक हैं उनकी उस पर पहले उनकी मीटिंग होगी, उसमें डिस्कशन होगी कि क्या इसको जनरल असम्बली में इसको रखें या ना रखें, और कोई वीटो करे या देखें कि कोई वीटो करता है या नहीं करता। अब ये डिपेंड करता है इन बड़े 5 मुल्कों पे कि ये इसको आगे लेके चलते हैं कि नहीं चलते। जैसा खरल साहब ने कहा, फ्रांस ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है। अगर आप देखें लश्कर तैयबा पर पाबंदियाँ, जैश मोहम्मद पर पाबंदियों के हवाले से हमेशा जो रेजोल्यूशन थी वो फ्रांस ने की सपोर्ट पे इंडिया वहाँ पर लेके गया है, और चाइना हमेशा उसको पाकिस्तान की तरफ से उसको वीटो करता रहा है। तो फ्रांस और रशिया का भी अभी तक जो स्टेटमेंट सामने आई है, एक मिनट सिर्फ एक मिनट, जो स्टेटमेंट सामने आई है उसमें उन्होंने कहा ये इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल इशू है, तो यूएनओ को इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो वो भी बड़ी एम्बिगुअस किस्म की है, तो मुझे कल ज्यादा तौक़ात नहीं है। और बरतानिया के हवाले से लश्कर तैयबा और जैश, लेकिन एक भी मुल्क ने वीटो कर दिया। कश्मीर से रिलेटेड 2 तंजीमें हैं जो एक्टिव थी पहले, एक जैश मोहम्मद और एक लश्कर तैयबा। मैं इसका विटनेस हूं कि बरतानिया की हुकूमत प्रेशराइज करती है पाकिस्तान को इन तंजीमों के ऊपर पाबंदी के हवाले से, तो इस हवाले से एक अलायंस उनका भी है, उस हवाले से डाउट है बरतानिया के ऊपर भी। अच्छा, क्लोजिंग से पहले एक बात, कल की जब बात हो रही है तो बाबर डोगर साहब, बिलावल भुट्टो का एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो कल क्या होने वाला है? कल कोई कराची में फिर बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उसामा साहब, बिलावल साहब जो है वो सारा नज़ला बारिश पे गिरा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। 10 साल से उनकी गवर्नमेंट है, अब तो 11 साल हो गए हैं, और अब भी जिम्मेदार पानी को ठहराते हैं तो फिर ये गवर्नमेंट को घर चले जाना चाहिए, फिर पानी ही जो है वो सारा कुछ फैसला करेगा। बात ये कि 10 साल से आपकी गवर्नमेंट है, आपकी परफॉर्मेंस 0 है और आप सारा नज़ला पानी पे गिरा रहे हैं। 10 सेकंड है खरल साहब। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा ही बयान है जिस तरह इसहाक डार साहब ने कहा कि रोटी महंगी है तो डबल रोटी खाएं, और नवाज शरीफ ने कहा था कि मेरे असासे अगर ज़्यादा हैं तो भाई आपको क्या, और जरदारी साहब ने भी यही जुमला दोहराया था। उन्होंने कहा अगर बेनामी अकाउंट या फेक अकाउंट्स हैं
तो उसमें उनका कसूर है, मेरा तो उसमें कोई कसूर नहीं है। बिलावल साहब की भी वही तरबियत है, वही माइंड सेट है। मामला ये अल्लाह माफ करे। अब अगर कुदरत को, कुदरती आफात को जिसकी पिपशुन गई होती है, 50 साल से सीजन आ रहा है, उसके ऊपर भी अगर आप बारिश को रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, तो ये आप किधर जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।